वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं जो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन देखें। इसके नेक्स्ट भी लेक्चर्स में आपको हम मोल फ्रैक्शन और कुछ एक क्वेश्चन बताए थे और भी क्वेश्चन है जो आपको समझना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज 25% वाटर, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाई मास। अब बाई मास का मतलब W/W हो गया। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब सभी कंपोनेंट का हमें वाटर का, एथेनॉल का और एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 25% वाटर का मतलब हो गया 25 ग्राम ऑफ वाटर। इसी तरह आपका 25% एथेनॉल, इसका मतलब हो गया 25 ग्राम ऑफ एथेनॉल। इसी तरह आपका 50% एसिटिक एसिड का बात करें 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। टोटल सभी एक ही सॉल्यूशन में, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 100 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ग्राम, क्योंकि सब मिलाएंगे तो 100 ही होगा ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सबका मोल निकालेंगे। तो देखिए इसको मान ले N1 मीन्स वाटर का मोल इक्वल W1 अपॉन M1। तो बताइए कितना दिया, 25 अपॉन 18 क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.38 मोल आ गया। इसी तरह N2 इज द मोल ऑफ एथेनॉल, W2 अपॉन M2 मान ले। तो 25 अपॉन एथेनॉल का मतलब C2H5OH। इसका मोलर मास जो होगा, देखें कार्बन का 12 तो 2 × 12, हाइड्रोजन का 6 हो गया प्लस 16 हो गया। समझिए बच्चों, 6 हाइड्रोजन 6 बन गया 6। अब इसको जोड़ लिया, ऐड करें 24 हो गया, 24 6 आपका कितना हो जाएगा 30 46 यानी 46 हो गया 46। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.543 मोल। और इसी तरह N3 मीन्स मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो W3 अपॉन M3। तो बताइए कितना ग्राम दिया 50, और एसिटिक एसिड में CH3COOH। इसका मोलर मास देखिए, कार्बन आप यहाँ कितने हैं 2 है तो 2 × 12, हाइड्रोजन 314 4 × 1 और ऑक्सीजन 2 है 2 × 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 32 4 36 36 24 हो गया 60 यानी 60 होगा, यानी अपॉन 60 करें यानी 5 अपॉन 6 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 0.833 मोल। इस तरह इस क्वेश्चन में पहले हम मोल निकालेंगे। मोल वाटर का मोल आपका 1.38, एथेनॉल का मोल 0.543 और एसिटिक एसिड का मोल 0.833 मोल। क्लियर? अब हम एक एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मोल N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 यानी टोटल सॉल्यूशन का मोल आप पढ़े भी हो। तो N1 इज द मोल ऑफ वाटर, कितना है 1.38 अपॉन, सबको ऐड कर दें 1.38 प्लस 0.543 प्लस 0.833। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.502 नियरली 0.502 ये इसका मोल फ्रैक्शन वाटर का हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह और कंपोनेंट का निकालेंगे N2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5OH। इसका मोल N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस क्या हो गया बच्चों N3। चलिए इसका मोल कितना है 0.543 अपॉन टोटल मोल, इसको जोड़ ले 1.38 प्लस 0.543 अब प्लस 0.833। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पाएगा 0.196 आ गया। ठीक है, ये एथेनॉल का हो गया। अब हमें एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस फॉर्मूलेशन में हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, CaH2 प्लस काई एथेनॉल प्लस काई एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन इक्वल कितना होगा बच्चों 1। सो काई एसिटिक एसिड यानी एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन इक्वल 1 माइनस, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। वाटर का कितना है देखिए 0.502 और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस आपका 0.196
0.19 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0.302, नियरली 0.30 समथिंग आएगा। तो यह आपका एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन होगा। समझ गए बच्चों? इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो एक के इक्वल भी आएगा। इस तरह आपका मोल फ्रैक्शन वाटर, एथेनॉल और एसिटिक एसिड का कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे उसमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट अगर अवेलेबल हो, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक रिबैक कर दे रहा हूं। जितने आपको कंसंट्रेशन टर्म का फार्मूला बताया मैं सब एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि आप लिए इजी होगा। तो देखें कौन कौन से फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। देखें, सबसे पहले आप W/W मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय मास, W बाई कैपिटल W इंटू 100 पढ़े हो आप बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज V बाई कैपिटल V इंटू 100। इसी तरह आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप पढ़े हो, आप W बाई V इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह मोलारिटी पढ़े हो, या W बाई M इंटू V। इसी तरह मोलालिटी पढ़े हैं, W बाई M इंटू V, या इसको हम कर दे रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं मास है, मोलर मास। समझ रहे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ दोनों कॉमन न समझेंगे आप लोग, अब दोनों अलग अलग है। ये आपका, चलिए इसको मैं कुछ सिंबलाइज कर दे रहा हूँ, M1 कर दे रहा हूँ। यहाँ M1 एंड स्मॉल m दोनों ही, ये भी M1 मान लीजिए, एंड M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भूलेंगे नहीं, आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया था। ऐसे नॉर्मलिटी पढ़े हैं, W बाई E इंटू V। इसी तरह आप मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन आप एनी कंपोनेंट मान लीजिए, मोल फ्रैक्शन आप N1 बाई N1 अपान समेशन Ni पढ़े हो ना बच्चों आप लोग, N1 अपान समेशन Ni। ये मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट N1 का, या मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का अगर बात करें, सॉल्वेंट का बात करते हैं, N2 अपान समेशन Ni। क्लियर? इसी तरह आप पढ़े हो, इसी तरह आप और अभी फॉर्मूला आपको पीपीएम में कंसंट्रेशन आप पढ़े हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पीपीबी आप पढ़े हो, W बाई कैपिटल W इंटू 10⁹ पीपीबी आप पढ़ लिए हो। और फॉर्मेलिटी भी एक होता है, फॉर्मेलिटी F इक्वल W बाई M इंटू V, सेम मोलारिटी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस से फार्मूला मास देखा जाता है। फार्मूला जिसे मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोई ऐसा टॉपिक्स तो है नहीं, ये सब फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में तो आएगा ही, और आपके सिलेबस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो टेक स्क्रीनशॉट। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कैसे पूछता है। कॉम्पिटिटिव नीट में एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन दिया ए मोलारिटी, ऑप्शन बी दिया मोलालिटी, ऑप्शन सी दिया मोल फ्रैक्शन, और ऑप्शन डी दिया आपका मास परसेंटेज। इन चारों में आपका एक ऑप्शन सही है। और बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, या टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाए घटाए तो आपका कंसंट्रेशन भी क्या हो, चेंज हो जाए। तो देखिए आप पढ़े हो मोलारिटी कल पढ़े हो N बाई V पढ़े हो, मोलारिटी कल पढ़े N बाई कैपिटल W पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन इक्वल पढ़े हैं, ये मोल आप N1 और साई Ni मान लीजिए समेशन, और मास परसेंटेज आप पढ़े हैं W बाई W इंटू 100। तो अगर हम बात करें इन सभी चारों टर्म में, इसी में केवल वॉल्यूम आ रहा है, मोलारिटी में केवल वॉल्यूम आ रहा है। अब जब मोलारिटी में वॉल्यूम है तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग होगा, और जब ये चेंजिंग हुआ तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। अतः इन चारों ऑप्शन में आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मोलारिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन।
Clear students? The molarity is the temperature dependent concentration. Another 3 is a temperature independent concentration, क्योंकि यह टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं करता है। क्लियर? इसके बाद भी आपको मैं बहुत सारे N1V1 इक्वल और बताएं N1V1 इक्वल N2V2, बहुत सारे फार्मूला है। N1V1 प्लस N2V2 इक्वल N3 और V3, ये भी आपके फार्मूला बताएं, इसका भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड करेंगे, तो आप सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स जरूर करें और अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड से जरूर बताएं कि ये वीडियो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर का। अभी देखिए जितने मैं 45 वीडियो, इसको लेकर 47 लेक्चर हो जाएगा, और अभी तक सॉल्यूशन में कुछ टॉपिक्स बाकी है जिसमें हेनरी लॉ है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यह टॉपिक्स कल मैं स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।